आज का द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं जो भी आज इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई हैं। तो आज ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो नहीं थी पर आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट थे तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है चाइना साइंस ऑफ ऑन ब्रिक्स काउंटर टेरर स्ट्रैटेजी, नो मेंशन ऑफ बॉर्डर स्टैंड ऑफ। तो पहले ब्रिक्स क्या होता है हम ये जान लेते हैं। ब्रिक्स एक एक्रोनिम है जो कि वर्ल्ड्स लीडिंग इमर्जिंग इकॉनमीज़ है उनका एक ग्रुप है जिसमें कौन कौन से कंट्रीज़ है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स लीडर्स की समिट हर साल होती है। ब्रिक अकाउंट करता है 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड अबाउट 30% ऑफ द जीडीपी। ब्रिक्स ही एक बैंक भी है जो कि है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये कहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है? शंघाई में। फोर्थ ब्रिक्स समिट में इसकी बात होना शुरू हो गई थी और उसके बाद सिक्स ब्रिक्स समिट में फोर्टालेजा में एनडीबी का एग्रीमेंट साइन हुआ कि हम एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे। फोर्टालेजा डिक्लेरेशन में क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था इट स्ट्रेस दैट द एनडीबी विल स्ट्रेंथन cooperation among BRICS and will supplement the efforts of multilateral and regional financial institutions for global development, thus contributing to sustainable and balanced growth। तो कल इसकी समिट थी तो इसमें क्या साइन हुआ? China on Tuesday signed off on the BRICS counter-terrorism strategy that called upon on all countries to take steps to prevent the use of their territories for terrorist activities against other countries on their own citizens। तो कल ब्रिक्स समिट में काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी के ऊपर साइन हुआ जिसमें ये बोला गया था कि कोई भी कंट्री अपने जो ज़मीन है उसका यूज़ नहीं होने देगा किसी भी तरीके से टेरर एक्टिविटीज़ होने के लिए। While Russia was the key drafting country as the host and chair of BRICS this year, इस बार रशिया चेयर कर रहा था इसको। China also signed off on the declaration which talked about respect for territorial integrity of Syria, Libya, Iraq and in the context of the UN कि जो भी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी और मेनली ये सीरिया, लीबिया, इराक के रेफरेंस में बोला गया था और यूएन के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था। However, there was no mention of over 6 month border standoff between India and China। इंडिया और चाइना के बॉर्डर स्टैंड ऑफ के बारे में कोई बात नहीं हुई। The BRICS counter-terrorism strategy issued late on Tuesday said the member countries calls upon all nations to take appropriate measures to prevent the use of their territories for terrorist bases। तो कोई भी अपने जो ज़मीन है उसका यूज़ नहीं होने देगा एज अ टेररिस्ट बेसिस। तो यही सब है। और यहाँ पर एक और है, वी रीअफर्म the principles of non-intervention in the internal affairs of states and the resolution of international disputes by peaceful means and in conformity with the principles of justice and international law as well as the inadmissibility of the threat or use of force against the territorial integrity। तो ये बोला गया है कि कोई भी स्टेट किसी भी स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी नहीं करेगा और इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए जो इंटरनेशनल लॉज उनको फॉलो किया जाएगा और पीसफुल मीन से इंटरनेशनल डिस्प्यूट सॉल्व होंगे विद द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। और कोई भी स्टेट जो भी वो थ्रेट का यूज़ नहीं करेगा। वी स्ट्रेस फर्दर द इम्पेरेटिव ऑफ रिफ्रेनिंग फ्रॉम एनी कोर्सिव मेजर्स नॉट बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ एंड द यूएन चार्टर। तो हम कोई भी ऐसा कोर्सिव मेजर्स नहीं लेंगे जो कि यूएन चार्टर के पे बेस्ड ना हो। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। गवर्नमेंट पिन्स इट्स होप ऑन इन कंट्री वैक्सीन ट्रायल्स। तो गवर्नमेंट का कहना है कि जो फाइजर मॉडर्ना है भले ही एफिकेसी रेट ज़्यादा दिखा रहे हैं पर हम उनको स्टॉक में इंडिया में नहीं ला सकते। तो हमारी मेनली होप जो है वो जो इंडिया में 5 वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है उस पर है। तो यहाँ पे क्या कहना था, इवन एज ग्लोबल फर्म्स फाइजर एंड मॉडर्ना हैव रिलीज्ड इंटरिम रिजल्ट्स ऑफ द लेट स्टेज ट्रायल ऑफ देयर mRNA वैक्सीन कैंडिडेट्स फॉर COVID-19। The center on Tuesday said doses of these vaccines will not be available in quantities that can fulfill India's requirement। तो सेंटर का कहना हम इतनी डोजेज यहाँ पर इंडिया में नहीं ला पाएंगे इन वैक्सीन की। तो हमारी मेनली होप कौन कौन से वैक्सीन पे हैं, तो इंडिया में कौन कौन सी वैक्सीन बन रही हैं, कौन कौन सी वैक्सीन ट्रायल पे हैं। करंटली फेज 3 ऑफ वैक्सीन कैंडिडेट टेस्टेड बाई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एक ये एक भारत बायोटेक की है, जाइडस कैडिला है, रशिया की स्पुतनिक 5 है और बायोलॉजिकल ई है। तो ये सब इनकी सबकी चल रहा है ट्रायल है 5 वैक्सीन का। अब भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल शुरू कर दिए हैं। तो भारत बायोटेक हैज़ अनाउंस्ड कमेंसमेंट ऑफ फेज 3 ट्रायल्स ऑफ कोवैक्सीन। द फेज 3 ट्रायल्स विल इन्वॉल्व 26,000 वॉलंटियर्स अक्रॉस इंडिया और ये पहली वैक्सीन है इंडिया में जो कि फेज 3 ट्रायल में गई है। दिस इज इंडियाज फर्स्ट फेज 3 एफिकेसी स्टडी फॉर अ कोविड-19 वैक्सीन। तो इसके रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा ये कितनी इफेक्टिव है। अब हम आर्टिकल पर चलते हैं। देयर लॉर्डशिप एंड मास्टर्स, ये डेमोक्रेटिक बार्बरिज्म पे आर्टिकल है कि डेमोक्रेटिक बार्बरिज्म क्या होता है। तो ऑथर का कहना है पॉलिटिकल साइंस में ऐसा माना जाता है जो डेमोक्रेटिक बार्बरिज्म होता है वो सस्टेन्ड होता है जुडिशियल बार्बरिज्म की तरफ से। अब बार्बरिज्म क्या होता है, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। पहला ये कि जुडिशियल की डिसीजन मेकिंग में बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग
अपीयरेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, मतलब जुडिशरी का जो मन है वो कर रही है, जिस मन को जो मन हो रहा है उस केस को ले रही है, जो मन हो रहा है उस केस को डिस्कार्ड कर दे रही है। तो मतलब जुडिशरी में अगर आर्बिट्रेरीनेस आ जाए, पहली बात। दूसरी बात, द एप्लीकेशन ऑफ लॉ बिकम्स सो डिपेंडेंट ऑन द आर्बिट्ररी विम्स ऑफ इंडिविजुअल जजेस दैट द रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स नो लॉन्गर हैव एनी मीनिंग। जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ है वो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए इंडिविजुअल जजेस के विम्स और फैंसीज पे कि रूल ऑफ लॉ का कोई मतलब ही ना रह जाए। द लॉ बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन और एट द वेरी लीस्ट इट एड्स एंड अबेट्स ऑपरेशन। और जो लॉ का यूज़ है बस वो इसीलिए किया जाए ताकि जो अपोजिशन हो, जो किसी भी चीज़ का विरोध कर रहा हो, उसका मुंह बंद करने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये दूसरी चीज़ होती है डेमोक्रेटिक बार्बरिज्म को सपोर्ट करने वाली। तीसरी, दिस यूजुअली मीन्स वीक प्रोटेक्शन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड डिसेंटर्स एंड एन अनयूजुअल डिग्री ऑफ डिफरेंस टू स्टेट पावर स्पेशली इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। तीसरा, ये जो भी डिसेंटर्स होंगे, जो भी उसको डिफेंड करेंगे किसी भी चीज़ को, तो उनको वीक प्रोटेक्शन, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से। और उसके बाद जो कोर्ट है ऑल्सो बिकम्स एक्सेसिवली कंसर्न विद इट्स वर्जन ऑफ लीज मेजेस्टी लाइक ए स्केर्ड मोनार्क। और फिर जो कोर्ट है वो इतनी ज़्यादा अपने आप को लेकर कंसर्न हो जाएगी जैसे किसी मोनार्क नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि मैं कर तो कुछ नहीं रहा हूँ अपनी जनता के लिए, तो कभी ना कभी ये मेरा तो विद्रोह करेगी। द कोर्ट कांट बी सीरियसली क्रिटिसाइज्ड और मॉक्ड, मतलब कोर्ट को आप क्रिटिसाइज और मॉक भी नहीं कर सकते हो। तो जैसे कोई मोनार्क होता है वो अपनी सिक्योरिटी इस बात से नहीं लाता वो कितना क्रेडिबल है, बल्कि वो इस बात से लाता है कि वो कितना फोर्स यूज़ कर सकता है। सिमिलरली क्या किया जा रहा है कोर्ट के द्वारा, वो अपनी क्रेडिबिलिटी उस बात से नहीं ला रही है कि वो कैसे डिसीजन दे रही है, कैसे रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड कर रही है, बल्कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी इस बात से इंश्योर करना चाहती है कि वो जो भी कुछ बोले उस पर पावर ऑफ कंटेम्प्ट लगा दिया जाए। तो ये चौथा फीचर है ये बार्बरिज्म का। And finally, there is barbarism in a much deeper sense. It occurs when the state treats a section of its own citizenry as enemies of the people. और लास्ट ये है कि जब स्टेट खुद ही कुछ अपने ही देश के लोगों को स्टेट का एनिमी ट्रीट करने लग जाए। The purpose of politics is no longer equal justice for all. It is to convert politics into a game of victims and oppressors and ensure that your side comes up the winner. ऑथर का कहना है जो पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स में अब जस्टिस की कहीं कोई मायने नहीं रह गई हैं। इसमें सिर्फ यही है कि एक विक्टिम्स का और एक ऑपरेसर्स का एक गेम बना दिया गया है और फिर ये देखा जाता है कि किसका साइड जीत रहा है। द इंडियन सुप्रीम कोर्ट वॉज नेवर परफेक्ट। ये ऑथर का कहना है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट कभी परफेक्ट नहीं थी, इसके भी कुछ डार्क पीरियड्स थे। लेकिन जो हम इस समय देख रहे हैं जैसे जुडिशियल बार्बरिज्म हो रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये सिर्फ एक, और ऑथर का कहना है सिर्फ इंडिविजुअल जजेस इंडिविजुअल केसेस में हम नहीं देख रहे हैं, इट इज़ नाउ अ सिस्टमैटिक फिनोमेना। ये अब सिस्टमैटिक फिनोमेना हो गया है जिसके बहुत डीप इंस्टीट्यूशनल रूट्स हैं। ये ग्लोबल ट्रेंड का भी पार्ट हो गया। सेम ऐसे ही बहुत सारे देश के कोर्ट्स फंक्शन कर रहे हैं जैसे कि टर्की, पोलैंड, हंगरी, वेयर द जुडिशरी एड्स द काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक बार्बरिज्म। तो वहाँ पर भी जुडिशरी यही करती है जो डेमोक्रेटिक बार्बरिज्म है, जो उनकी सत्ता चाहती है वैसा ही जुडिशरी परफॉर्म करती है। टू बी श्योर नॉट ऑल जजेस सकम टू दिस, देयर आर स्टिल पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस इन द सिस्टम। देयर वुड ऑल्सो बी द इंस्टेंसेस ऑफ ग्रैंड प्रोनाउंसमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑन बिहाफ ऑफ लिबर्टी एंड ओकेजनल रिलीफ ग्रांटिंग टू अ डिजर्विंग प्लेंटिफ। तो ये नहीं बोला जाएगा कि सारे जजेस इसको सकम कर जाते हैं, नहीं, कुछ हैं, कहीं से रेजिस्टेंस तो आता ही है, कुछ जजेस हैं जो रेजिस्ट भी करते हैं। So what are the symptoms of judicial barbarism? The court has refused to do timely hearings of cases. अब judicial barbarism के कौन कौन से symptoms होते हैं? पहला ये, कोर्ट टाइमली हेयरिंग नहीं करेगा केसेस का, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इंडिया के केसेस में क्या क्या हो रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड के इशू को नहीं सुना जा रहा है। इट इज़ नो सीक्रेट दैट द रूल्स फॉर द ग्रांट और डिनायल ऑफ बेल बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली बाय सेवरल हाई कोर्ट्स हैव रीच्ड न्यू लेवल्स ऑफ आर्बिट्रीनेस, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्कोर अ पॉइंट है। तो अगर का कहना है ये कि कोई सीक्रेट नहीं है कि जो किसको बेल देनी है किसको नहीं देनी है, उसकी जो सुनवाई होती है वो बहुत ज़्यादा आर्बिट्रेरी हो गई है। As any under trial knows, encountering justice in the Indian legal system has always had an element of luck to it. पर यह भी माना जाता है कि जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम में आपका केस सुना जाए नहीं सुना जाए लक पर भी डिपेंड करता है। पर हम इस डिस्टिंक्टिवनेस को इससे ना माने करंट सिचुएशन से, क्योंकि करंट सिचुएशन में जानबूझकर लोगों की नहीं अपील सुनी जा रही है। Patriots like Sudha Bhardwaj or thinkers like Anand तेलतुम्बड़े आर बीइंग डिनाइड बेल। जो सुधा भारद्वाज है और इन सबको बेल नहीं, इनकी बेल डिनाई कर दी गई। उमर खालिद को एक बस माइनर रिलीफ दिया गया था कि वो अपने सेल से बाहर आ सकता है, लेकिन बहुत सारे एंटी सीए प्रोटेस्टर्स हैं जो कि अभी भी जेल में हैं, उनका फेथ बहुत ही अनसर्टेन है और इनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। एक 80 ईयर ओल्ड सोशल एक्टिविस्ट था जो कि पार्किंसंस डिजीज से सफ़र कर रहा था, उसको स्ट्रॉ तक डिनाई कर दिया गया और कोर्ट ने अभी तक इस पर हेयरिंग नहीं की है और कोर्ट ने बोला वो अपनी हेयरिंग के लिए अपना टाइम लेगा।
One can't think of a more visible manifestation of sheer cruelty. Hundreds of Kashmiris were detained without habeas corpus redress. ये कोई इंस्टेंसेस नहीं है कि इसमें जस्टिस स्लिप होगी और वैसे ऐसा नहीं हो रहा है. ऑथर का कहना है कि ऐसा ही हो रहा है. ऑथर बहुत आर्बिट्ररी तरीके से डील करता है, जुडिशरी बहुत आर्बिट्ररी तरीके से डील करती है बिकॉज ऑफ द यूजुअल इंस्टीट्यूशनल इनएफिशिएंसीज. These are directly a product of a politics that sees protest, dissent and freedom of expression all through the prism of a potential enemies of the state. ये सर इस बात का प्रोडक्ट है कि जो पॉलिटिक्स है वो प्रोटेस्ट, डिसेंट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को पॉलिटिकल एनिमीज की तरह देखती है. दे आर नॉट इक्वल सिटीजन्स बिफोर द लॉ. दे आर ट्रीटेड विदाउट जस्टिफिकेशन इन मैनी केसेस एज सबवर्सिव. द ओनली कंस्ट्रक्ट दैट डेमोक्रेटिक बार्बरिज्म कैन पुट ऑन डिसएग्रीमेंट. What starts as a selectivity on a civil liberties will slowly creep into the ideological foundations of the state. तो ऑथर का कहना है ये जो सिविल लिबर्टीज़ की धीरे धीरे सेलेक्टिव उस पर रोक लगाई वो धीरे धीरे आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन बनती जा रही है. फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे स्टेट बात कर रहे हैं कि वो लव जिहाद के लिए लॉ लाएंगे. तो इससे क्या होगा कि असॉल्ट है ये भी लिबर्टी पर, सिटीजन्स की लिबर्टी पर असॉल्ट है. वी हैव गॉन पास द स्टेज वेयर द हाईएस्ट कोर्स इन्फॉर्मिटीज कैन बी कैप्चर्ड इन द पॉलिसी वॉन्किश लैंग्वेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म. What is happening is more like giving judicial form to the language of democratic barbarism. The Supreme Court was right to grant Arnab Goswami bail. It has finally issued a notice to the UP government. तो ऑथर कह रहा है सही है कि अर्नब गोस्वामी को बेल दे दी. उसके अलावा यूपी गवर्नमेंट को भी नोटिस दिया कि आपने जिन जिन जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर रखा है. ऊपर से एक बात और देखी जा सकती है, जो हमारे जस्टिस हैं ऐसे बोबड़े, उन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट वाज ट्राइंग टू डिस्करेज द यूज़ ऑफ आर्टिकल 32. सुप्रीम कोर्ट ट्राई कर रही है कि आर्टिकल 32 का यूज़ डिस्करेज करे. तो अब ऑथर का कहना है कि आर्टिकल 32 एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स को यही अपहोल्ड करता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ है. तो ये सिर्फ इमरजेंसी के स्टेट में ही सस्पेंड हो सकता है. लेकिन इन सम वे हम देख रहे हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रही है कि इसका यूज़ कम से कम हो. We do not want to formally declare a state of emergency, but we might as well act as if there is one, as and when the need arises. Discourage rather than suspend the use of Article 32. The fight against this is not going to be easy. The democratic barbarism where every issue is now thought of through the prism of partisan combat, not public reason. अब सारे issues को किस तरीके से देखा जाता है कि ये कौन से साइड से बोल रहा है, ना कि इस साइड से देखा जाता है कि इसकी बात में कितनी रैशनैलिटी है. Has now infected assessment of the judiciary partly as a result of its own inability to project that it is above the fray. तो फिर ऑथर का कहना है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू होता जा रहा है. अब जैसे सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के ऊपर हमारे अपने व्यूज़ हैं फॉर इंस्टेंस, बट दिस इज नॉट द सॉर्ट ऑफ इशू या कोर्ट्स नीड्स टू वे इन. पर ये ऐसा इशू नहीं है कि इस पर कोर्ट रोज अपना डिसीजन दे. In seeking our minor policy victories from the court, we in some sense end up legitimizing its major infraction on constitutional principles. Third, there is a culture in the bar. एक बार का भी कल्चर है, जैसे कि कुछ few voices हैं, जैसे कि दुष्यंत दावे, गौतम भाटिया, इनके अंदर है इतना कि जो भी सिस्टम में गलती है बता रहे हाँ ये यहाँ पे गलत है, पर ये तभी भी कोई प्रोफेशनल पुशबैक नहीं मिल पाया है सिस्टम को, और ये जुडिशियल बार्बरिज्म अभी भी बहुत कंफर्टेबली चल रहा है. Is still way too high. This may seem like a little graceless exaggeration, but when you see creeping hooves of a Weimar judiciary, grace is no option for ordinary citizens. तो ऑथर का यही कहना है कि कैसे जुडिशियल बार्बरिज्म हो रहा है, डेमोक्रेटिक बार्बरिज्म हो रहा है, हम इसे कैसे रोक सकते हैं. अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं. ये इस बात पे है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ हम कैसे फिक्स कर सकते हैं. इन द फर्स्ट क्वार्टर ये ऑथर का कहना है कि जो फर्स्ट क्वार्टर में जीडीपी 23.9% से कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, पर उस समय भी एग्रीकल्चर ग्रो हुआ था 3.4% से. तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ हो सकती है और एग्रीकल्चर पर हम रिलाई भी कर सकते हैं. कैसे? एग्रीकल्चर जो सिर्फ अभी 15 से 16% ऑफ जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो हम उसके इल्स को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. To begin with, we must reduce our preoccupation with prices and markets to first ensure that more farmers produce enough surplus to gain from higher prices and expanded markets. तो ऑथर का कहना है पहला तो हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें. और हमारे यहाँ सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ 44% ऑफ इरीगेबल एरियाज इज इरीगेटेड. सिर्फ 44% जो इरीगेबल एरिया है वो इरीगेटेड है. ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा फास्ट डिप्लीट हो रहा है, सॉइल डिग्रेड हो रही है, क्लाइमेट चेंज भी बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, ऑलमोस्ट 90% ऑफ इंडियाज ग्राउंड वाटर गोज इनटू इरीगेशन एंड इज ग्रॉसली ओवर एक्सट्रैक्टेड. ये देखा गया कि जो 90% इंडिया का ग्राउंड वाटर है वो इरीगेशन में यूज़ होता है और बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सट्रैक्टेड है. पंजाब में तो 2.3 फीट पर ईयर सिंस 2000 वाटर टेबल फॉल हो रही है. इसके अलावा फ्री इलेक्ट्रिसिटी, कोई वहाँ पे मीटर नहीं है. बाई 2030 65% ऑफ इंडियाज ब्लॉक विल बी ओवर एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर, और 2030 तक 65% जगह पर ग्राउंड वाटर ओवर एक्सट्रैक्ट हो रहा होगा.
मोर ओवर 86% ऑफ आवर फार्मर्स कल्टिवेट 2 हेक्टेयर और लेस। हमारे यहाँ बहुत सारे फार्मर्स 2 हेक्टेयर उससे लेस को यूज़ करते हैं, इसलिए फिर वो क्या करते हैं, फ्रेगमेंट्स में उपज करते हैं। उसके अलावा क्रेडिट भी इनफॉर्मली विड्रॉ करते हैं, जिसमें से इसमें से कुल 70% फार्मर्स है जो कि 4-5% ऑफ मार्केटेड सरप्लस इन व्हीट एंड राइस, इवन इन सरप्लस स्टेट्स। बेयरली 6-12% सेल इन मंडीज एंड फ्यू गेन्स फ्रॉम एमएसपीज। तो आखिर का कहना है एमएसपीज का भी फायदा ज़्यादा किसी को मिल नहीं रहा, और कोविड-19 के द्वारा ये और एक्सट्रीम पॉवर्टी में जाते जा रहे हैं। तो हम एग्रीकल्चर में कैसे बेनिफिट कर सकते हैं? पहली बात ये कि हम एलाइड सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करें, फॉर एग्जांपल लाइव स्टॉक, फिशरीज, फॉरेस्ट, और इनमें स्ट्रॉन्ग लिंक्स बनाने की कोशिश करें विद नॉन फार्म रूरल इकॉनमी, जो कि एग्रीकल्चर के साथ कंट्रीब्यूट करती है 46% ऑफ द नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो पहली बात ये हम एलाइड सेक्टर्स पर फोकस करें। दूसरी, हमको अपना इरीगेशन का मॉडल रीमॉडल करना चाहिए। कैसे? बाई एक्सपेंडिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को एक्सपेंड कर सकते हैं, माइक्रो इरीगेशन ला सकते हैं, रेगुलेटिंग ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं, हम गुजरात के एग्रीकल्चर से कुछ सीख सकते हैं। गुजरात का एग्रीकल्चर 10 साल तक 9.6% पे ग्रो हुआ है, जो मेनली किस बात पे फोकस है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग और बीटी कॉटन। तो हम ये भी कर सकते हैं। उन्होंने मनरेगा का भी बहुत अच्छा यूज़ किया था डैम्स बनाने के लिए, बंड्स बनाने के लिए। और अगर हम माइक्रो इरीगेशन की स्टडी पर जाएं तो 2014 गवर्नमेंट की स्टडी से पता चलता है 13 स्टेट्स फाउंड इट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस वाटर एंड फर्टिलाइजर यूज while raising wheat yields by 25% and vegetable yields by 52%. However, only 10% of India's cropland has micro irrigation. Regulated irrigation expansion will increase yields, cropping intensity and high value crops. तो स्टडी से पता चला था कि 13 स्टेट्स ने फाउंडेड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस वाटर फर्टिलाइजर यूज। उन्होंने बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया था, लेकिन तब भी उनकी वीट यील्ड्स बढ़ी थी। तो अब यहाँ से भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। और क्या ऑथर ने बोला है? फोर्थ और मोस्ट एसेंशियल क्या है? इंस्टीट्यूशनल चेंज। हमें इंस्टीट्यूशन को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स हैं वो इस इकॉनमी को टैप ही नहीं कर पाते हैं, वो एक्सप्लॉइट ही नहीं कर पाते मार्केट को। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कि एक स्मॉल होल्डर्स का पूल बनाएं और वो अपने रिसोर्सेज को पूल करें, और फिर फार्मिंग कोऑपरेटिवली इन स्मॉल ग्रुप्स। और फार्मिंग वो करें वो स्मॉल ग्रुप्स में, जैसे 5-6 फार्मर्स का लैंड है, वो उसका ग्रुप बना के उसके बाद फार्मिंग करें, ताकि वो मशीन्स भी यूज़ कर सकते हैं और प्रैक्टिसेस भी यूज़ कर सकें, अच्छी प्रैक्टिसेस भी यूज़ कर सकते हैं। पीपल ऑफन से बट कोऑपरेटिव फार्मिंग फेल्ड इन द 1960s। पर लोगों को कहना है ऐसा हमने ट्राई तो किया था कोऑपरेटिव फार्मिंग, पर वो तो फेल हो गई थी 1960s में। They forget that we misguidedly push large and small farmers into one cooperative. पर ऑथर का कहना है उस समय जो हमने कोऑपरेटिव फार्मिंग की थी उसमें हमने बड़े और छोटे फार्मर सबको एक साथ एक कोऑपरेटिव में डाल दिया था। ये नहीं होना चाहिए। कोऑपरेशन वर्क्स, ऑथर का कहना है कोऑपरेशन तभी काम कर सकता है जब ग्रुप्स स्मॉल हो, होमोजीनियस हो, और उसमें फ्रेंड्स और नेबर्स हो जिसके अंदर ट्रस्ट हो। अगर आप बड़े छोटे सब फार्मर्स को एक साथ डाल दोगे तो कोऑपरेटिव काम नहीं करेगा। और इसका एग्जाम्पल केरला है। केरला इज एन ऑब्वियस सक्सेस स्टोरी। इसमें 68,000 ऑल वुमेन ग्रुप फार्म्स है, जिनमें 4 से 10 वुमेन ज्वाइंटली लीज करती है लैंड को, फिर लेबर पूल करती हैं, कॉस्ट को शेयर करती हैं और रिटर्न। तो माई इन डेप्थ रिसर्च, तो ऑथर ने कुछ इन डेप्थ रिसर्च की थी ग्रुप्स और इंडिविजुअल को, तो इससे पता चला ऑथर को कि उनके एनुअल वैल्यू आउटपुट बढ़ गया, उनके रिटर्न्स बढ़ गए, उनके इंडिविजुअल फैमिली रिटर्न्स बढ़ गए। तो ऑथर का कहना है ये किया जा सकता है। और ऐसी ग्रुप फार्मिंग सिर्फ केरला में स्पेसिफिक नहीं, ये और भी स्टेट्स में इमर्ज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात, तेलंगाना। तो ये बहुत जगह हो रहा है, तो ये किया जा सकता है ऑन द लार्ज स्केल। ऑथर ने कहा है कि अब हम और क्या कर सकते हैं? लाइव स्टॉक, फिशरीज एंड फॉरेस्ट, जो कि अकाउंट करता है 26%, 5.5% 8.5% रिस्पेक्टिवली। तो हम उसका बहुत पोटेंशियल अंडर यूज है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे इंडिया का फिश मार्केट है एक्वाकल्चर फिश, वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एक्वाकल्चर फिश है। और 13.5 मिलियन पीपल, 32% बीइंग वुमेन इन 2017-18। अवर फिशरीज ग्रू एट 11.9%, और हमारी फिशरीज 11.9% से ग्रू भी हुई है। तो हम फिश मार्केट को टैप कर सकते हैं, क्योंकि हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एक्वाकल्चर हैं, तो हम लाइव स्टॉक को टैप कर सकते हैं। सिमिलरली विद फॉरेस्ट, दे प्रोवाइड एन एस्टिमेटेड 47% ऑफ इंडियाज जीडीपी ऑफ द पुअर। हम फॉरेस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। व्हेन वी लॉन्च जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट विद कम्युनिटी कोऑपरेशन, फॉरेस्ट कवर हैज़ राइजन। अभी हमारा फॉरेस्ट कवर का मेन एम है कि मैं उसको 33% तक ले जाना है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड प्लांटेशन, बायोडाइवर्सिटी रिस्टोरेशन एंड इको टूरिज्म कैन क्रिएट मिलियन ऑफ जॉब्स। अगर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन करेंगे, प्लांटेशन करेंगे, बायोडाइवर्सिटी रिस्टोर करेंगे, तो इससे भी जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। फाइनली, हमें जो फार्म और रूरल नॉन फार्म लिंकेजेस, हमें उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि 61% जो रूरल इनकम आती है वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ से आती है, और इन दोनों में कोई लिंकेज नहीं है। तो ऑथर का कहना है कि हमें इन दोनों को लिंक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और क्या बोला ऑथर ने? यहाँ पे ऑथर ने जो इसकी एंडिंग लाइन्स है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर्स एंड क्रिएटिंग सिनर्जी विद द नॉन फार्म रूरल इकॉनमी
कि हम एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करें, उसके अलाइड सेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करें और सिनर्जी क्रिएट करें नॉन फार्म रूरल इकोनॉमी को, देन इट वुड एनर्जाइज ग्रोथ एंड इनविगोरेट रूरल कम्युनिटीज़, और इससे जॉब्स भी क्रिएट होंगी रूरल यूथ फाइंड में, एंड रादर देन बी फोर्स टू लिव एज एलियंस, और वो फोर्स नहीं होंगे कि वो सिटीज़ में जाके एलियंस की तरह रहें और उनको अपने गाँव में ही नौकरियाँ मिल जाएंगी। डोंट गिव इन टू अ कार्बन गिल्ट। तो ऑथर का ये आर्टिकल मेनली इस पे था, जैसे अभी चाइना ने बोला है कि वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा 2060 तक, और चाइना लार्जेस्ट कार्बन इमिटर है। पोस्ट चाइना's अनाउंसमेंट, अब चाइना के अनाउंसमेंट के बाद इंडियाज़ ग्लोबल एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी इज नाउ बीइंग स्क्रूटिनाइज्ड। तो हमारी स्ट्रैटेजी पे देखा जा रहा है कि इंडिया क्या स्ट्रैटेजी अपना रहा है क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए। तो ऑथर का इस पर कुछ व्यू पॉइंट है कि हमें किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। हम वैसे भी पर कैपिटा हम बहुत कम ऑयल को यूज़ करते हैं, पर कैपिटा कंजम्पशन हमारा बहुत कम है और हम इतना कार्बन भी एमिट नहीं कर रहे हैं। तो हमें अपने पेस से जैसे हम कार्बन क्लाइमेट चेंज से डील कर रहे हैं हमें वैसे ही डील करना चाहिए, और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऑथर ने क्या बोला, इन ऑर्डर टू प्लेस इंडियाज एग्जिस्टिंग पेरिस कमिटमेंट्स इन पर्सपेक्टिव, इट इज़ वर्थ वाइल टू स्टेप बैक एंड कंपेयर देम विद द कमिटमेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज बेस्ड ऑन एन इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एनालिसिस कैरिड आउट बाय द क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर ने एनालिसिस किया तो उसने ये पाया है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द 6 कंट्रीज जिसको असेस किया गया था, इसमें हुज क्लाइमेट कमिटमेंट्स एट पेरिस आर ऑन अ पाथ कंपैरेबल टू लिमिट वार्मिंग वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारा क्लाइमेट कमिटमेंट है वो सही पाथ पे चल रहा है और हम 2 डिग्री सेल्सियस के कमी में रहेंगे, लिमिट कमी में रहेगी। ठीक है, दूसरी बात ये हमारे यहाँ इट इज़ नोटवर्दी दैट क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर रिवाइजेस इट्स असेसमेंट इन द लाइट ऑफ न्यू कमिटमेंट्स। तो अब चाइना ने नया कमिटमेंट दिया है तो उस बेसिस पे हमारा कमिटमेंट वापस से जज किया जाएगा एज वेल एज ड्यू टू अदर इवेंट्स। तो इसमें इवन तो चाइना's कमिटमेंट इज लाइकली टू लोअर वार्मिंग प्रोजेक्शंस बाय अराउंड 0.2 to 0.3 डिग्री सेल्सियस बाई 2100, चाइना कंटिन्यूज टू रिमेन इन द हाईली इनसफिशिएंट कैटेगरी। ऑथर का कहना है भले ही चाइना 0.2 से 0.3 डिग्री तक अपना वार्मिंग प्रोजेक्शन कम कर देगा पर उसके बाद भी वो हाईली इनसफिशिएंट कैटेगरी में ही रहेगा। इंडिया 4th लार्जेस्ट एमिटर है, लेकिन तब भी इंडिया के जो कमिटमेंट्स है वो सिंक में है, जितना वो कार्बन इमिट करता है उससे सिंक में ही है। भले हम अपने टारगेट्स को ओवर अचीव ना कर पाए तो अंडर अचीव तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और इंडिया और चाइना का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पाथ है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन इंडिया आर स्टिल एट एन अर्ली स्टेज एंड आवर फर्स्ट गोल रिमेन्स इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल इंडियंस। और अभी हमारा पहला गोल ये होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर सारे इंडियंस को अवेल कराया जाए, उसके बाद हम सोचें कि हमें कैसे और क्लाइमेट चेंज से डील करना है। A measure of this deficit is that we use only about 0.6 tons of oil equivalent worth of energy per person per year. हमारे यहाँ एक इंसान सिर्फ 0.6 टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट वर्थ ऑफ एनर्जी हर साल यूज़ करता है, पर चाइना में ये नंबर 2.36 है। तो चाइना हमसे वैसे ही बहुत आगे, तो चाइना को ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि वो इन सब चीज़ों से कैसे डील कर रहा है। तो आर्टिकल बेसिकली इसी पे था। जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी वो भी हमारे यहाँ चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी है, और हमने बोला भी है कि हम सोलर इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो यही सारे इश्यूज़ हैं, तो हम अच्छा कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज में, हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल आर्टिकल्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्क्राइंड है, और ये डील करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज से। मतलब आपके किसी भी फंडामेंटल राइट फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो आप इस वाले राइट को अपने वो कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी जाके और हाई कोर्ट में भी जाके। और अफर्म्स द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाई अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स, और ये पार्ट 3 में मेंशन है। तो इसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है, जो कि रिट्स है हेबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंट और सर्चोरारी। तो हम ये 5 रिट्स देख लेते हैं। जो हेबिस कॉर्पस है वो रिलेट करता है पर्सनल लिबर्टी से, कि किसी ने आपको इलीगल डिटेन कर लिया है तो ये तब ये हेबिस कॉर्पस आता है। दूसरा मैंडेमस, कोई पब्लिक ऑफिशियल अपना काम नहीं कर रहा है तो उसको बोलता है कि तुम्हें अपना काम करना है, ये आपकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है। तीसरा क्यू वारंटो, तो ये है कि आप किस अथॉरिटी से किसी भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं। प्रोहिबिशन, जब कोई जुडिशियल या क्वाशी जुडिशियल अथॉरिटीज़ को ये बोलते हैं कि अपने प्रोसीडिंग्स रोक दो क्योंकि आपके इस पर जुरिस्डिक्शन नहीं है। और लास्ट है सर्चोरारी, जो किसी भी जुडिशियली या क्वासी जुडिशियल का ऑर्डर दिया गया है तो उसको री एग्जामिन करने के लिए। तो 5 है, तो आप ये 5 एक बार रिवाइज कर लेना। तो अभी यही बात है कि ये जो पार्ट 3 में मेंशन है ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ बाकी सारे राइट्स के साथ, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के लिए हर सिटीज़न को राइट है, वो जा सकता है। तो ये इस बारे में, इसमें बी आर अम्बेडकर ने इस राइट के बारे में क्या कहा था? बी आर अम्बेडकर ने कहा था, इफ़ आई वॉज आस्क्ड टू नेम एनी पर्टिकुलर आर्टिकल इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एन आर्टिकल विदाउट विच दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अ नलिटी, आई कुड नॉट रेफर टू एनी अदर आर्टिकल एक्सेप्ट दिस वन। तो बी आर अम्बेडकर कहना था ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और अब कुछ केसेस आए हैं, उन केसेस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर एक बात और थी, in civil or criminal matters the first remedy available to an aggrieved person is that of a
ट्रायल कोर्ट्स फॉलोड बाय एन अपील इन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। अगर सिविल और क्रिमिनल मैटर्स होते हैं तो सबसे पहले आप ट्रायल कोर्ट पे जाते हो, फिर या हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट पे। व्हेन इट कम्स टू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो आप हाई कोर्ट में जाओगे ये फंडामेंटल राइट नहीं है अंडर आर्टिकल 32, जो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे वो आपका फंडामेंटल राइट है। तो आप ये याद रख सकते हो, आर्टिकल 226 हाउएवर इज नॉट अ फंडामेंटल राइट लाइक आर्टिकल 32। अब इन रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि आर्टिकल 32 एक गारंटेड रेमेडी देता है फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, और कोर्ट इसलिए प्रोटेक्टर होता है, फंडामेंटल राइट्स को गारंटर भी होता है। एंड इट कांट कंसिस्टेंटली बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी सो लेड अपॉन रिफ्यूज टू एंटरटेन एप्लीकेशन, और कोर्ट इसलिए रिफ्यूज़ नहीं कर सकता किसी भी पिटीशन को एंटरटेन करने के लिए जो कि आर्टिकल 32 के अंदर आई हो। तो ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ट्रम्प प्लान्स टू पुल ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान एंड इराक। तो ट्रम्प प्लान कर रहे हैं कि वो अफगानिस्तान और इराक से अपने ट्रूप्स को पुल आउट कर लें। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का ये कहना है कि वो यूएस मिलिट्री को विड्रॉ करना चाहते हैं, जो भी उनके ट्रूप्स हैं अफगानिस्तान, इराक, सोमालिया, जब वो अपना ऑफिस जनवरी में यहाँ से छोड़ें। तो अंडर ड्राफ्ट कोड जो भी हुआ है उसमें यह है कि अफगानिस्तान में वो जो अपने ट्रूप्स हैं वो बिल्कुल हाफ कर देंगे, 4500 ट्रूप्स रह जाएंगे, इराक में 3000 ट्रूप्स रह जाएंगे, और सोमालिया में तो मोस्टली सारी हो जाएंगे, वर्चुअली ऑल ऑफ द मोर देन 700 ट्रूप्स। तो टेक टुगेदर इससे ट्रम्प ये सारे ट्रूप्स अपने बाहर लाना चाहते हैं। तो इससे क्या हो सकता है, तो द प्लान टू विड्रॉ अराउंड हाफ ऑफ द नंबर ऑफ यूएस ट्रूप्स इन अफगानिस्तान कम्स एट अ टाइम। तो ये माना जा रहा है कि ये ऐसे टाइम पे डिसीजन आया जब तालिबान और जो और मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उन्होंने सिविलियन को टारगेट करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है, और अभी पीस टॉक्स भी चल रही थी तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बीच में। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि तालिबान जानबूझ के ऐसे वायलेंस बढ़ा रहा है ताकि पीस टॉक में उसका ज़्यादा शेयर हो, मतलब वो लोगों को डरा सकते हैं कि देखो हम ये कर सकते हैं तो हमारे सारे टेररिस्ट उनको छोड़ दो जेल से। तो यही सब है, और का यही सब कहना है। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।